हेलो एवरीवन, माय नेम इज नेहा। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम क्लासिकल मैकेनिक्स से रिलेटेड जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हैं वो देखने वाले हैं। शॉर्ट नोट देखेंगे क्लासिकल मैकेनिक्स से रिलेटेड। ठीक है, ये जो बीआरसी टेक्निकल ऑफिसर का टीओ का जो एग्जाम होने वाला है, ये वीडियो उसके लिए तो हेल्पफुल है ही, साथ में एएआई एटीसी का जो एग्जाम होगा ये वीडियो उसके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, मैं यहाँ पर है ना लॉन्ग में वीडियो नहीं बनाने वाली हूँ, बहुत शॉर्ट में वीडियो बनाऊंगी, तो ये पार्ट्स में आपको क्लासिकल मैकेनिक्स देखने को मिलेगी। ठीक है, आप यहाँ पर मेरे बारे में देख सकते हैं। मैंने एमएससी आईआईटी कानपुर से किया है, मैंने यूपीएससी का ये एग्जाम क्लियर किया है और बीआरसी का रिटन एग्जाम मैंने यहाँ पर क्लियर किया हुआ है। तो मेरी जो ये नोट्स हैं बीआर से रिलेटेड ही होंगे। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिफोर दैट, इफ यू लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड थम्स अप बटन। थैंक यू। तो सबसे पहले हम बीएससी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखेंगे। स्टार्ट करेंगे हम कॉलिजन से। कॉलिजन्स क्या होते हैं? जहाँ पर हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं वो कोलाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो देखेंगे, थ्योरी देखेंगे, जिससे कि बीआरसी का जितना भी हमारा सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कॉलिजन्स जो होती है वो टू टाइप्स की होती है। एक तो होती है इलास्टिक कॉलिजन और एक होती है इनइलास्टिक कॉलिजन्स। जो इलास्टिक कॉलिजन्स होती है वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी या फिर हम बोल सकते हैं एनर्जी और लीनियर मोमेंटम, ये दोनों ही कंजर्व्ड होते हैं। यहाँ पर दो चीज़ें कंजर्व्ड होती है। कंजर्व्ड होने का मतलब है कि बिफोर द कॉलिजन और आफ्टर द कॉलिजन जो एनर्जी पहले थी, जो लीनियर मोमेंटम पहले था, वो ही बाद में रहता है। ठीक है, जबकि जो इनइलास्टिक कॉलिजन्स होती है वहाँ पर सिर्फ जो लीनियर मोमेंटम होता है वो ही कंजर्व्ड होता है। ठीक है, यहाँ पर जो बिफोर द कॉलिजन लीनियर मोमेंटम होता है वो ही आफ्टर द कॉलिजन लीनियर मोमेंटम रहता है। यहाँ पर एनर्जी का लॉस हो जाता है। कैसे होता है? जब इनइलास्टिक कॉलिजन्स होती है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो बाद में क्या होते हैं, चिपक जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं, जिसके यहाँ पर एनर्जी का लॉस हो जाता है। इसलिए यहाँ पर एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है। तो आपको याद रखना है दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, साथ में हम ये देखेंगे कि एनर्जी का लॉस कितना होता है। ठीक है, जो इनइलास्टिक कॉलिजन्स होती है वो टू टाइप्स की होती है। एक तो होती है इनइलास्टिक, एक होती है परफेक्टली इनइलास्टिक। जो परफेक्टली इनइलास्टिक होती है वहाँ पर लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व होता है, लेकिन यहाँ पर जो एनर्जी का लॉस होता है, क्योंकि एनर्जी कंजर्व नहीं होती है, तो एनर्जी का जो लॉस होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, एनर्जी का लॉस कितना होता है? उसका फॉर्मूला है 1/2 m1 अपॉन m1 प्लस m2 u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक है, तो जो परफेक्टली इनइलास्टिक होती है वहाँ पर ई की वैल्यू 0 होती है। ई क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, जो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है वो 0 होता है। तो जैसे ही 0 पुट कर देंगे तो एनर्जी का लॉस हो जाएगा। तो एनर्जी का लॉस सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? परफेक्टली इनइलास्टिक में। ठीक है, यदि हम इन इलास्टिक की बात करते हैं सिर्फ, तो वहाँ पर ई की वैल्यू 0 to 1 होती है। जैसे ई की वैल्यू 0 to 1 रखेंगे, मतलब यहाँ पर ई की वैल्यू रहने देंगे, तो यहाँ पर भी क्या होता है? एनर्जी का लॉस होता है। तो यहाँ पर सिर्फ लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, एनर्जी का लॉस कितना होता है उसका फॉर्मूला ये है। ई की वैल्यू 0 कर देंगे तो वो हो जाएगा परफेक्टली इनइलास्टिक, और ई की वैल्यू को ऐसे ही रहने देंगे तो वो हो जाएगा इलास्टिक, इनइलास्टिक कॉलिजन। ठीक है, और जो इलास्टिक कॉलिजन्स होती है वहाँ पर एनर्जी कंजर्व रहती है। इसका मतलब एनर्जी का लॉस नहीं होता है। इसका मतलब यहाँ पर जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है वो ई की वैल्यू 1 होती है। जैसे हम ई की वैल्यू को 1 पुट करते हैं तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? एनर्जी का लॉस 0 हो जाता है। तो यहाँ पर एनर्जी का लॉस 0 होता है। इसका मतलब इलास्टिक कॉलिजन में एनर्जी कंजर्व होती है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब हम देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है? ई होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? माइनस का v1 माइनस v2 अपॉन में u1 माइनस u2। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में दे देंगे v1 v2 u1 u2 और पूछेंगे ई निकालो, इसका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकालो, या फिर आपको ई दे देंगे, पूछेंगे कि उस सिस्टम का कॉलिजन किस टाइप का है। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, यहाँ पर v1 v2 u1 u2 क्या है? बिफोर द कॉलिजन पार्टिकल की वेलोसिटी है वो है u1 u2, और आफ्टर द कॉलिजन जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो है v1 v2। ठीक है, जैसे यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारी ई की वैल्यू निकल जाएगी। आपको याद रखना है यहाँ पर 1 है तो नीचे भी 1 आएगा। ठीक है, v1 माइनस v2 अपॉन u1 माइनस u2, और बाहर यहाँ पर माइनस होता है। ठीक है, यदि ई की वैल्यू 1 होती है तो वो इलास्टिक कॉलिजन होता है। यहाँ पर एनर्जी का लॉस 0 होता है। परफेक्टली इलास्टिक में ई की वैल्यू 0 होती है, यहाँ पर एनर्जी का लॉस सबसे ज़्यादा होता है। इनइलास्टिक कॉलिजन जो होती है वहाँ पर ई की वैल्यू 0 to 1 होती है। ठीक है, एक तो यहाँ से आपको ई निकालना पूछ सकते हैं क्वेश्चन में। दूसरा ये पूछ सकते हैं कि आफ्टर द कॉलिजन पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है। यदि आपको u1 u2 और उसका मास दे रखा है, बिफोर द कॉलिजन आपका u1 u2 दे रखा है, तो आपसे v1 v2 पूछ सकते हैं। तो हम इलास्टिक और इनइलास्टिक के लिए v1 v2 भी देखते हैं। अब हम पार्टिकल की वेलोसिटी देखते हैं आफ्टर द इलास्टिक कॉलिजन क्या होती है। ठीक है, आफ्टर द इलास्टिक कॉलिजन पार्टिकल की वेलोसिटी जो v1 v2 होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है?
तो ये इसका फॉर्मूला होता है, आप इसको डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, या फिर आप काइनेटिक एनर्जी और जो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन की जो इक्वेशन होती है उसके थ्रू भी ये निकाल सकते हैं। ज़्यादा बेटर ये होगा कि आप इसका फॉर्मूला ही याद रख लो, ठीक है। आपको पता है इलास्टिक कोलिजन में लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है, साथ में जो ई की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। फॉर्मूला होता है v1 क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर u1 आ रहा है तो यहाँ पर m1 आएगा पहले, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1। देखो नीचे हमेशा m1 प्लस m2 रहेगा। u2 है तो यहाँ पर m2 आएगा, 2m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। जो v2 होता है सेकंड पार्टिकल होता है, उसकी वेलोसिटी होती है 2m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस में m2 माइनस m1 u2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। इस तरह से हम इलास्टिक कोलिजन में पार्टिकल की जो वेलोसिटी होती है वो निकालते हैं, ठीक है। आपसे ये वाला इक्वेशन पूछ सकते हैं या फिर इसके केसेस पूछ सकते हैं। कैसे, जैसे हम आपको दे देंगे m1 m2 जो है दोनों पार्टिकल का मास बराबर है, पहला पार्टिकल है वो उसकी वेलोसिटी है और जो सेकंड पार्टिकल वो रेस्ट पर है, तो आपको निकालना है आफ्टर द कोलिजन, जो इलास्टिक कोलिजन है उसके बाद पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, इस वाले इक्वेशन में m1 m2 की वैल्यू सेम रखेंगे, u2 की वैल्यू 0 रखेंगे, तो जो आंसर आएगा वो हम वेलोसिटी निकाल लेंगे। तो जैसे हम रखेंगे m1 m2 की वैल्यू तो v1 तो 0 हो जाएगा और v2 नॉन जीरो हो जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं आफ्टर द कोलिजन यदि सेकंड पार्टिकल रेस्ट पे था तो आफ्टर द कोलिजन सेकंड पार्टिकल की वेलोसिटी आ जाएगी और फर्स्ट पार्टिकल क्या हो जाएगा, रेस्ट पे हो जाएगा। इस तरह से ये वाला जो है केस ये इंपॉर्टेंट है। मान लो जो सेकंड पार्टिकल है उसका मास बहुत ज़्यादा है और फर्स्ट पार्टिकल का जो मास है वो कम है, जैसे कि बॉल है और एक वॉल है, वॉल का मास बहुत ज़्यादा है और बॉल का मास कम है। इन बॉल की वेलोसिटी है और सेकंड वाले पार्टिकल है जैसे वॉल है उसकी वेलोसिटी नहीं है, तब क्या होगा, जो फर्स्ट पार्टिकल है उसका वेलोसिटी माइनस का u1 हो जाएगी और इसमें हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे, ठीक है, और v2 की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसका मतलब जो फर्स्ट पार्टिकल है वो जिस डायरेक्शन में जा रहा था उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाना स्टार्ट कर देगा और जो सेकंड पार्टिकल है वो तो रेस्ट पर ही रहेगा, ठीक है। इस तरह से काफ़ी केस देखकर हम वेलोसिटीज निकाल सकते हैं। तो आपसे कोई सा भी केस पूछ सकते हैं, बुलेट का केस पूछ सकते हैं, बुलेट स्टिक हो जाती है कार्डबोर्ड में तो वेलोसिटी पूछ सकते हैं, इस तरह से, ठीक है। अब हम देखते हैं इनइलास्टिक कोलिजन में पार्टिकल की क्या वेलोसिटी होती है। अब हम पार्टिकल की वेलोसिटी देखते हैं आफ्टर द इनइलास्टिक कोलिजन, ठीक है। तो जो फर्स्ट पार्टिकल होता है उसकी वेलोसिटी होती है m1 माइनस ई m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस m2 1 प्लस ई m1 प्लस m2 इंटू u2, ठीक है। जो सेकंड पार्टिकल होता है उसकी वेलोसिटी होती है 1 प्लस ई m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2 माइनस ई m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2, ठीक है। ये बिल्कुल जनरल फॉर्मूला भी आप ले सकते हो। यहाँ पर जब इलास्टिक कोलिजन आएगी वहाँ पर आप ई की वैल्यू को आप 1 पुट कर देना तो सेम फॉर्मूला हमने जो पहले देखा था वो आ जाएगा। ई की वैल्यू को 0 पुट कर देंगे तो ये हमारा परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन्स के लिए फॉर्मूला आ जाएगा। ये बिल्कुल जनरल फॉर्मूला है, आप ये भी याद रख सकते हो, ठीक है। हमको पता है इन इलास्टिक कोलिजन्स में एनर्जी का लॉस होता है, तो हम ये वाला फॉर्मूला देखेंगे क्या होता है, 1/2 m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई में 1 माइनस ई का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर हम परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन्स के लिए ई की वैल्यू को 0 पुट कर देंगे तो आफ्टर द कोलिजन पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी वो निकल जाएगी। तो जैसे हम ई की वैल्यू को 0 कर देंगे तो v1 और v2 की वैल्यू सेम आती है, क्या आती है, m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। इसका मतलब क्या हुआ, बिफोर द कोलिजन यदि पार्टिकल की वेलोसिटी u1 u2 थी, मास m1 m2 था, तो आफ्टर द कोलिजन दोनों पार्टिकल क्या हो जाएंगे, स्टिक हो जाते हैं और उनकी वेलोसिटी सेम हो जाती है, ठीक है। क्या होता है, m1 u1 अपॉन m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ पर एनर्जी का लॉस होता है 1/2 m1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2 इंटू u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। ये हमारे एनर्जी का लॉस होता है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में, ठीक है। देखो हमने कोलिजन में वेलोसिटीज तो देख ली कि आफ्टर द कोलिजन पार्टिकल्स की क्या वेलोसिटी होगी, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस भी बहुत बन जाते हैं। ये फॉर्मूलेज हैं, आपको ये याद रखते हैं। देखते हैं क्या होता है। ये को बॉल गिवन होती है एक हाइट पर, उसकी वेलोसिटी गिवन होती है। जब बॉल को फॉल करवाया जाता है तो एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पे फॉल करती है और कोलाइड करती है इलास्टिकली। तो आफ्टर द कोलिजन जो बॉल है उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उसकी हाइट क्या होगी, वो पूछ लेते हैं। हमको पता है ई क्या होता है, एक कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है, ठीक है। जब बॉल कोलाइड करेगी इलास्टिकली तो उसकी हाइट और वेलोसिटी क्या हो जाएगी, उसकी वेलोसिटी हो जाएगी v1 इक्वल्स टू EV0, ठीक है। यदि वो x टाइम कोलाइड करती है तब उसकी वेलोसिटी हो जाती है EXV0। यदि वो 5th टाइम कोलाइड करती है सरफेस से उसके बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी E5V0, ठीक है। और हाइट क्या हो जाएगी,
यदि फर्स्ट टाइम कोलाइड करती है तो इसकी हाइट होती है ई स्क्वायर एच नॉट, और यदि वो फिफ्थ टाइम या एक्स टाइम कोलाइड करती है तो इसकी हाइट हो जाएगी ई टू एक्स एच नॉट। तो ये ई स्क्वायर होता है और यहाँ पर सिर्फ ई होता है, आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर ये भी पूछ लेते हैं कि बॉल ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, कितना टाइम लिया है स्टॉप होने में, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉल बिफोर स्टॉपिंग, तो ये भी पूछ लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है एच नॉट 1 प्लस ई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर। डिस्टेंस है तो याद रखना है एच नॉट आएगा यहाँ पर, एच नॉट 1 प्लस ई स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस ई स्क्वायर, ठीक है। और टोटल टाइम पूछते हैं तो 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई आएगा और रूट में 2h अपॉन जी आएगा, ठीक है। तो कितना टाइम लेगा वो स्टॉप होने में, वो तो है ये वाला, और कितना टाइम ट्रैवल करेगा, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, उसका फॉर्मूला होगा ये वाला, ठीक है। और यदि हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो वेलोसिटी में ई आएगा सिर्फ, और हाइट में ई स्क्वायर आएगा। अब हम सेकंड टॉपिक डिस्कस करते हैं ग्रेविटेशन। इसके बाद हम केपलर्स लॉ इनको देखेंगे, ठीक है। ग्रेविटेशन में हम क्या देखने के वाले हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ग्रेविटी क्या होती है, ग्रेविटी किस तरह से वेरी करती है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको हम डिनोट करेंगे वेक्टर से। एफ वेक्टर क्या होता है, माइनस का जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहाँ होता है, जहाँ पर दो चार्जेस होते हैं, दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम कूलम्बिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। लेकिन यदि चार्ज गिवन नहीं है, सिर्फ मास गिवन है, तो उसके बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या होता है, माइनस का जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। वेक्टर क्वांटिटी है तो हमने इसको आर कैप से डिनोट किया। आर कैप बता रहा है कि फोर्स की डायरेक्शन क्या है, और माइनस वन बता रहा है कि जो फोर्स है वो एक अट्रैक्टिव फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है, लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है, ठीक है। और ये कहाँ लगता है, जहाँ पर दो मासेज हो। ये दो डिफरेंस होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में और ग्रेविटेशनल फोर्स में। यदि हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की, एफ इक्वल्स टू क्या होता है, एम ई होता है। यदि ए की जगह जी होता है तो हम इसको बोलते हैं ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या होती है, इफ द फोर्स इज एक्सर्टेड बाय द अर्थ, यदि अर्थ के द्वारा फोर्स एक्सर्ट किया जाता है तो उसको हम ग्रेविटी बोलते हैं, या इसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है। क्या होता है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। जो एम क्या होता है, मास ऑफ अर्थ, क्योंकि अर्थ के द्वारा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटी लग रही है, तो यहाँ पर जो कैपिटल एम है वो मास ऑफ अर्थ है। जी क्या है, जो हमारा कांस्टेंट है वो होता है, इसकी वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34, एक बार चेक कर लेना, अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है। जैसे मान लो ये अर्थ है हमारी, जिसका मास है कैपिटल एम, आर रेडियस है, और इस अर्थ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो उस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो कितना होगा, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। यदि आर की वैल्यू ज़्यादा होती है तो वहाँ पर ग्रेविटी की वैल्यू कम होगी, और आर की वैल्यू कम है तो ग्रेविटी की वैल्यू ज़्यादा होगी। देखो जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है जो अर्थ है, वैसे तो हम इसको राउंड स्फेरिकल लेते हैं, लेकिन जो अर्थ होता है ये इस शेप में होता है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर इक्वेटर की जो लेंथ होती है वो ज़्यादा होती है, और पोल तक पहुँचने वाली जो लेंथ होती है वो कम होती है, ठीक है। ये R1 है और ये R2 है, R1 R2 बराबर नहीं है, तो सेंटर से का अर्थ इक्वेटर की जो लेंथ है ये वाली R1 वो ज़्यादा है। इसका मतलब यहाँ पर जो ग्रेविटी होगी वो कम होगी, और पोल पर जो ग्रेविटी होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है, क्योंकि R क्या है यहाँ पर कम। इसको इस तरह से भी देख सकते हैं, ठीक है। अब हम ग्रेविटी को हाइट पर देखते हैं कि h हाइट पर ग्रेविटी कितनी होगी। देखो ये तो हमने सरफेस पे देखा था, यदि कोई सरफेस पर, अर्थ की सरफेस पर ऑब्जेक्ट रखा है तो उस पर लगने वाली ग्रेविटी कितनी होगी, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन यदि कोई h हाइट पर है तो उसकी ग्रेविटी क्या सेम रहेगी या अलग होगी, वो देखते हैं, ठीक है। जैसे मान लो h हाइट पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो ग्रेविटी कितनी होगी, चेंज हो जाएगी, मान के चलते हैं हम चेंज हो जाती है, तो कितनी होगी, जी डैश इक्वल्स टू क्या होगा, जी एम, एम मतलब अर्थ की वजह से ग्रेविटी लग रही है तो एम ही आएगा यहाँ पर, अपॉन में आर प्लस एच का होल स्क्वायर, क्योंकि हम यहाँ से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस देख रहे हैं, ठीक है। तो आर प्लस एच का होल स्क्वायर, यहाँ पर हम आर स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस एच अपन आर का होल स्क्वायर आ जाएगा, इसको हम अपन ऊपर लेकर जाते हैं, तो ऊपर लेकर जाने पर क्या होगा, ये हो जाएगा 1 प्लस एच अपन आर का होल स्क्वायर का -2, ठीक है। इस सीरीज को एक्सपेंड कर लेंगे तो 2h अपन आर तक इसको रहने देते हैं, तो ये तो हो जाएगा जी, और ये हो जाएगा 1 माइनस 2h अपॉन आर। इसका मतलब h हाइट पर हमारी ग्रेविटी चेंज हो जाती है, कितनी हो जाती है, g मल्टीप्लाई में 1 माइनस 2h अपॉन आर, ठीक है। यदि हम इसका रेशो देखते हैं, डेल जी अपॉन जी कितना होगा, 2h अपॉन आर,
तो पूछ सकते हैं h हाइट पर ग्रेविटी कितनी हो जाती है, कितनी हो जाती है, g मल्टीप्लाई में 1 माइनस 2h अपॉन r। तो 1 माइनस 2h अपॉन r इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। इसको एरर या परसेंटेज की फॉर्म में भी पूछ सकते हैं, तो आपको इस तरह से आप इसको निकाल सकते हो। ग्रेविटी एट डेप्थ d, यदि डेप्थ अर्थ की सरफेस से d डेप्थ पर हमको ग्रेविटी निकालनी है, तो क्या सेम रहती है, अलग रहती है, उसको हम चेक कर लेते हैं। हम g डैश मानते हैं, g डैश इक्वल्स टू क्या होगा, g, क्योंकि अब देखो हमने तो पहले तो पूरे अर्थ का लिया था, अब d डेप्थ पर है तो मास चेंज हो जाएगा, m डैश हो जाएगा, m डैश अपॉन में, क्योंकि ऑब्जेक्ट अब यहाँ पर है तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, r माइनस d, तो r माइनस d का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अभी मास कैसे निकालते हैं, देखो 4/3 पाई आर क्यूब के लिए टोटल मास कितना है, हमारे पूरे अर्थ का मास है m, यदि हम डिस्टेंस ले रहे हैं m r माइनस d का क्यूब, तो मास कितना होगा, m अपॉन 4/3 क्यूब, ऐसे करके मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, m अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाई में 4/3 पाई r माइनस d का क्यूब, तो 4/3 से 4 कट जाएगा, ये हो जाएगा हमारा मास। क्या हो जाएगा मास, m अपॉन r क्यूब r माइनस d का क्यूब, यहाँ पर इसको पुट कर देंगे और माइनस d का होल स्क्वायर कर देंगे, r माइनस d का स्क्वायर से एक कट जाएगा, सिर्फ एक बचेगा, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे, r को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से r और एक r कट जाएगा, तो बचेगा gmr स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस डी आर, ठीक है। तो g माइनस आर स्क्वायर क्या है, हमारा ओरिजिनल जो ग्रेविटी होती है अर्थ की वो हो जाएगी, तो ये हो जाएगा, कितना चेंज हो जाएगा ग्रेविटी में, g डैश इक्वल हो जाएगा g 1 माइनस डी आर। आपको याद रखना है h हाइट पर ग्रेविटी चेंज आती है g 1 माइनस 2h अपॉन r, और d डेप्थ पर 2 नहीं आता, क्या आता है, सिर्फ 1 माइनस डी आर आता है। कितनी चेंज आती है, g मल्टीप्लाई में 1 माइनस डी आर, ठीक है। तो ग्रेविटी अर्थ पर ही सिर्फ g रहती है, डेप्थ पर जाने पर भी ग्रेविटी चेंज होती है, और हाइट पे जाने पर भी ग्रेविटी चेंज होती है। आपको ये दोनों याद रखने हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। अब हम इफेक्ट ऑफ लैटिट्यूड देखते हैं। देखो आपको पता होगा लैटिट्यूड लाइंस होती हैं हमारे अर्थ पर, लैटिट्यूड लाइंस होती है, जैसे ये हो जाएगा हमारा अर्थ, ये हो गई हमारी लैटिट्यूड लाइन 1 जो कि हम इक्वेटर बोलते हैं, उसके बाद आते हैं यहाँ पर कैंसर, और यहाँ पर आती है कैप्रिकॉन्स, ठीक है। तो लैटिट्यूड लाइंस पर भी क्या होता है, हम ग्रेविटी निकाल सकते हैं। हमें पता है हाइट, जैसे जैसे हाइट पर जाते जाएंगे हमारी ग्रेविटी चेंज होती है, डेप्थ पर भी चेंज होती है। इक्वेटर लाइंस पर ग्रेविटी क्या होती है, वो उसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारे लैटिट्यूड लाइंस पर ग्रेविटी का फॉर्मूला, क्या होता है, g डैश इक्वल्स टू g माइनस r ओमेगा स्क्वायर कॉस लैम्डा, ठीक है। लैम्डा यहाँ से निकालते हैं, लैम्डा इक्वल्स टू 0 मतलब इक्वेटर पर हम ग्रेविटी निकाल रहे हैं, लैम्डा इक्वल्स टू π/2 पर हम पोल पर ग्रेविटी निकाल रहे हैं, और लैम्डा के एंगल ले लेंगे, तो लैम्डा इक्वल्स टू यदि हम 30 डिग्री, लैम्डा इक्वल्स टू 30 डिग्री ले लेते हैं, तो हम कैंसर पर ग्रेविटी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम किसी भी लैटिट्यूड लाइंस पर ग्रेविटी निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। लैम्डा इक्वल्स टू 0 मतलब इक्वेटर पर हम ग्रेविटी निकालते हैं, तो कितनी आती है, हमको पता है, देखो हमने यहाँ से भी निकाला था, जब g की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, r की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, तो g की वैल्यू कम होती है, इक्वेटर पर कम होती है, कितनी कम होती है हमें नहीं पता था, ये फॉर्मूला है, उसके थ्रू हम ग्रेविटी की वैल्यू इक्वेटर पर निकाल सकते हैं। कितनी होती है, g माइनस r ओमेगा स्क्वायर, जहाँ पर ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है हमारे अर्थ की, r क्या है, अर्थ का रेडियस, तो इतनी हमारी ग्रेविटी की वैल्यू कम हो जाती है, g में से r माइनस ओमेगा स्क्वायर ग्रेविटी कम हो जाती है। लेकिन जैसे हम लैम्डा इक्वल्स टू π/2 करते हैं, मतलब पोल पर ग्रेविटी निकालते हैं, तो कितनी आती है, g आती है, ठीक है। तो इस तरह से हम ग्रेविटी की वैल्यू लैटिट्यूड लाइंस पर निकाल सकते हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको ये भी याद रखना है।